देखिए ये लिखा हुआ फुल मून इन लिटिल फ्रीडा, पॉइंट्स देखें इसके कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं। फुल मून एंड लिटिल फ्रीडा इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन है। सबसे पहले उसने बताया है इस फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। यहाँ पे है टेड ह्यूज डिड critical analysis of love between him and his daughter and wrote Full Moon and Little Frida। कॉन्टेक्स्ट कहते हैं किन हालात में पोएम लिखी गई है, ठीक है, कि किस सिचुएशन में किन हालात में पोएम लिखी गई है, वो सिचुएशन आपने बतानी होती है। तो टेड ह्यूज ने ये पोएम जो है वो अपनी बीवी के मरने के बाद लिखी है और वो अपनी और अपनी बेटी की मोहब्बत को जो है इसमें लव बिटवीन हिम एंड डॉटर यानी कि फादर डॉटर लव जो है वो इसके अंदर वो बताता है। Its contrasting images are reason behind its popularity. Its symbols are related to the autobiography of the Ted Hughes। अब ये ऑटोबियोग्राफी है टेड ह्यूज की, ठीक है, ऑटोबियोग्राफिकल पोएम है। फ्रीडा इज द नेम ऑफ, और ऑटोबियोग्राफी ऐसी पोएम को कहते हैं, ऑटोबियोग्राफिकल पोएम जो हमारी या पोएट की अपनी लाइफ से रिलेटेड होती है। फ्रीडा इज द नेम ऑफ हिज डॉटर। इट डिपिक्ट्स फादर एंड डॉटर रिलेशनशिप। Perhaps Ted's everlasting love for his daughter makes his poem extra delightful. Though he has written many other poems with great interest, some of them are remarkable, but his poems has charm of its own. He calls it his favorite poem। ठीक है, और जो है ये डिपिक्ट करता है फादर एंड डॉटर रिलेशनशिप को, लेकिन टेड का ये एवरलास्टिंग लव था उसकी डॉटर के लिए जो कि उसकी पोएम को एक्स्ट्रा डिलाइटफुल बनाता है। अब ये हो गया इस पोएम का ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट। जब हम क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं उसमें मेन थिंग आती है टाइटल, ठीक है, टाइटल ऑफ द पोएम। आप समरी लिखें या ना लिखें, ठीक है, जब भी हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन करते हैं या तो वो स्टैंजा वाइज होती है या फिर वो जनरल वे में होती है। थीम्स हम उसकी जो है वो एक साइड पे लिख लेते हैं या अंडरलाइन करते हैं और फिर उसको थेमेटिकली हम बयान करते हैं। रादर उसके अंदर इमेजरी यूज हुई हुई है, रादर उसके अंदर अलिट्रेशन यूज हुई हुई है, जो भी चीजें हैं थीम्स हम उसकी निकाल लेते हैं। अगर हम फुल मून एंड लिटिल फ्रीडा की बात करें तो सब उसकी मेन थीम क्या है? मेन थीम इज बेसिकली लव। और लव कौन सा है? बिटवीन फादर एंड डॉटर, मैन टू मैन रिलेशनशिप बताया गया जिसके अंदर डॉटर एंड फादर का लव रिलेशन बताया गया। फिर उसका मैन लव टूवर्ड्स द नेचर, ठीक है, एक इंसान जो है अगर वो मेच्योर इंसान है लाइक टेड ह्यूज है या एक फादर है, वो जो है नेचर को कैसे देखता है। एंड व्हाट अबाउट द फ्रीडा, एक बच्चा जो है, एक चाइल्ड जो है वो नेचर को कैसे देखता है। इस पूरी पोएम के अंदर जो है हम देखते हैं फ्रीडा जो है शी इज इन अ स्टेट ऑफ ऑ, क्योंकि एट दैट टाइम उसकी वो वाली एज स्टार्ट हो गई थी जब बच्चे की हर चीज में वो उसकी क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ जाता है और वो हर चीज के बारे में अपने पेरेंट्स से पूछता है कि ये क्या है। तो दैट इज द सेम थिंग कि वो नेचर को किस तरीके से देख रही है और किस एस्पेक्ट के साथ देख रही है। फिर इसमें नेचर, ये तो हो गया एक बच्चे का और एक एल्डर का या मेच्योर इंसान का जो एटीट्यूड है towards nature and his love towards nature। Now attitude of nature towards man, ठीक है, या impact of nature on man, वो क्या होता है कि वो जो है चांद भी जो होता है वो जब वो उसको मून को कहती है कि भाई ये बड़ा, मतलब वो क्राई करती है कि मून मून मून, तो मून भी एकदम से पीछे हट के उसको गौर से देखता है कि भाई वाकई क्या मैं इतना खूबसूरत हूँ। तो दैट इज द मेन थिंग जो फुल मून एंड लिटिल फ्रीडा में बताई गई। और इंसान जो है उसका रिलेशनशिप, मैन टू मैन रिलेशनशिप, मैन टू नेचर रिलेशनशिप एंड द इम्पैक्ट ऑफ नेचर ऑन मैन, ये सारी चीजें इसके अंदर दिखाई गई हैं। और फिर वो डिफरेंट इमेजरी यूज करता है, साउंड इमेजेस यूज करता है, इसको ऑल्फैक्टरी इमेजेस भी यूज कहते हैं। तो ये सारी चीजें वो यूज करता है। फिर उसके बाद जो है वो एक रूरल लाइफ जो है उसको शो करता है। अगर आप टेड ह्यूज की पोएम्स को नोट करें तो वो ज्यादा जो है वो नेचुरल लाइफ के ऊपर बात करता है, रूरल लाइफ के ऊपर बात करता है, अर्बन लाइफ और आर्टिफिशियल लाइफ के ऊपर वो बात नहीं करता। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमें फुल मून एंड लिटिल फ्रीडा के अंदर मिली हैं। तब और फिर अगर इसका ये देखें ना, अब यहाँ पे ये जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखी हुई है ये स्टैंजा वाइज क्रिटिकल एप्रिसिएशन है कि स्टैंजा टू स्टैंजा भी क्रिटिकल एप्रिसिएशन की जाती है और एक पोएम को डिफरेंट थीम्स के अंदर डिवाइड कर देना वो भी क्रिटिकल एप्रिसिएशन ही होती है। तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन जो है
जरूरी नहीं है कि वो आपने सिर्फ स्टैंजा वाइज ही करनी है या थेमेटिकली ही करनी है, आप लोगों को जिस तरीके से सही लगता है, लेकिन उसमें ये चीज देख लीजिएगा कि आप जो उसके थीम्स लिखें, टाइटल ऑफ द पोएम, थीम्स ऑफ द पोएम, स्टाइल ऑफ द पोएम, स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम, एंड में आप लोगों ने उसका कंक्लूजन देना है। तो ये सारी चीजें मिलके जो है आपकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन जो है वो बताती हैं। सबसे पहले सेटिंग ऑफ द पोएम आ जाती है, ठीक है, कि कहाँ पे वो जो पोएम जो है उसकी सेटिंग हुई हुई है। यहाँ पे देखिए उसने सेटिंग भी बताई हुई है, द पोएम सेट सेटिंग ऑफ द पोएम विद विंटर इवनिंग, देयर इज नो साउंड एक्सेप्ट बार्किंग ऑफ डॉग एंड क्लैंकिंग ऑफ बकेट। अब देखें ये बार्किंग ऑफ डॉग और क्लैंकिंग ऑफ बकेट आर ऑल फैक्ट्री इमेजेस। ऑल फैक्ट्री इमेजेस यानी कि ऐसे इमेजेस जो आपको सुनाई देते हैं, ठीक है। तो क्लैंकिंग ऑफ बकेट एंड बार्किंग ऑफ डॉग, दीज आर द olfactory images. He addresses his daughter, you listening to it, imagery created in the first line. अब वो जब ये बात करता है कि you listening to it, तो अब एक और literary term है, that is the imagery. इमेजरी कहते हैं कि इमेजेस के थ्रू सिंबॉलिकली कोई सिनेरियो क्रिएट कर देना, उसको हम इमेजरी कहते हैं। Imagery created in the first line of the poem pertains to sound, barking of the dog and clunk of the bird. ठीक है, अब ये जो है इमेजरी जो है वो फर्स्ट लाइन में ही क्रिएट करती है, जो पर्टेन करती है टू साउंड, बार्किंग ऑफ द डॉग एंड क्लैंक ऑफ द बकेट। सेकेंड इमेजरी इज ऑफ स्पाइडर्स वेब। अब ये जो इमेजरी के लिहाज से ये आर्टिस्ट की जो ऑब्जर्वेशन है, अगर आप गौर करें, जो हमारे क्वेश्चन थे आर्टिस्ट की ऑब्जर्वेशन और फिर आर्टिस्ट व्यू पॉइंट या मतलब स्टेटस ऑफ आर्टिस्ट, ये सारी चीजें इसी में आ जाती हैं। अब सेकंड इमेजरी जो है वो यहाँ पे यूज करता है स्पाइडर्स वेब, एंड दैट टू टेंस्ड, और वो भी बहुत ज्यादा टेंस थी। फर्स्ट टू इमेजेस इंडिकेट it attentiveness of child. When the child hear them, she concentrate. For instance, when a bell is rung in front of a child, she stops crying and concentrates on its sound. Similar scene has been depicted in this poem, though in that a child has no awareness, yet she unconsciously concentrates on the sound. So far as second image is concerned, it is also symbolic. Dew drops on spider's web tense. It shows the weakness of the child. A little drop has a very less weight, yet it makes the web tense. Symbolically, child is weak, just like spider's web, and a tiny harm to the child can tense her. The poet creates another imagery, a bucket full of water and reflection of stars in it. When we read lines, a pail lifted still and brimming mirror to tempt a first star to a trouble. A strange sensation is felt. If we talk about symbolic meaning, reflection is actually mirror of child that is bright. ठीक है, जब वो कहता है ना a pale lifted still and brimming, और फिर वो कहता है brimming mirror, ठीक है, उसने वो जो काउस जा रही होती हैं उन्होंने जो है वो कोई बकेट उठाई होती है, और मिरर एक्चुअली क्या होता है, वो जो चांद होता है उस पानी के अंदर उस चांद की रिफ्लेक्शन या उस मून लाइट की जो रिफ्लेक्शन है वो पड़ रही होती है, जिसकी वजह से वो जो है चमक रहा होता है। ठीक है, टू टेम्प्ट अ फर्स्ट स्टार टू ट्रेमर, और उसके अंदर वो चांद की रिफ्लेक्शन, सॉरी स्टार की जो रिफ्लेक्शन है वो क्या हो रही होती है, ट्रेमर हो रही होती, कांप रही होती है। वो जब पानी हिलता है तो चांद का या स्टार का जो इमेज होता है, मून का या स्टार का इमेज, वो भी ट्रेम्बल करने लग जाता है। तो वो कहता है कि एक अजीब सी सेंसेशन होती है जो कि फेल्ट होती है। इफ वी टॉक अबाउट सिंबॉलिक मीनिंग, रिफ्लेक्शन क्या है, एक्चुअली मिरर ऑफ चाइल्ड दैट इज ब्राइट। ठीक है, बच्चा जो है वो इनोसेंट है, उसका मिरर जो है, मिरर ऑफ चाइल्ड जो है वो ब्राइट है। इट इज पोएट्स एंटिसिपेशन, ही इज प्रोफेसिंग फ्यूचर ऑफ हिज चाइल्ड, he is imagining is and positively predicting it, that there is sense of anticipation in these lines. Stanza 2 देखते हैं, critical analysis, full moon and little Frieza। अब ये जो critical analysis लिखा हुआ है ना, ये सारा stanza wise लिखा हुआ है, और जरूरी नहीं होता कि आप स्टैंजा वाइज लिखें, लेकिन ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है। इसके अंदर ईच एंड एवरी स्टैंजा उसको प्रॉपर्ली उसने बयान किया। स्टैंजा 2 में म्यूट इमेजरी ऑफ काउस, और सबसे बड़ी चीज बेटा एमए इंग्लिश लिटरेचर में हेडिंग्स अलाउड नहीं है। यहाँ पे तो लिखा हुआ है ना स्टैंजा 2 क्रिटिकल एप्रिसिएशन, लेकिन आप लोगों ने ऐसे नहीं लिखना। ठीक है, the minute imagery of cows is evident from second stanza of poem, there is further, अब यहाँ पे minute imagery है of cows,
ठीक है, तो सॉरी, माइन्यूट इमेजरी ऑफ काउस, तो वो एविडेंट है फ्रॉम सेकंड स्टैंजा ऑफ पोएम, देयर इज फर्दर इलस्ट्रेशन ऑफ फॉगी ब्रीथ ऑफ काउ। बिल्कुल माइन्यूट ऑब्जर्वेशन, कीन ऑब्जर्वेशन है उसकी, आर्टिस्ट की, कि वो माइन्यूट इमेजरी ऑफ काउस भी जो है वो सेकंड स्टैंजा ऑफ पोएम में नजर आती हैं। अब ये आर्टिस्ट की ऑब्जर्वेशन है कि वो हर चीज माइन्यूटली और कीनली ऑब्जर्व करता है। देयर इज फर्दर इलस्ट्रेशन ऑफ फॉगी ब्रीथ ऑफ काउस, dark skin and flow of blood similar to dark river. Cows are bolder, they are moving while maintaining balance, they are keeping milk from flowing. Images of cows symbolize fragility in child. ठीक है, ये जो images of cow है वो symbolize करते हैं fragility in the child. Cows are maintaining their balance in order to keep milk flowing. Similarly, balance in life is necessary so as to avoid any tragic incident. Child is weak, he needs care. Dark skin and stones are symbols of danger. Blood is the symbol of rareness. We can witness anthropomorphism in stanza. Anthropomorphism is the attribution of human traits, emotions, or intentions to non-human entities. एंथ्रोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन आ गई, ठीक है। एंथ्रोमॉर्फिज्म कहते हैं कि ह्यूमन ट्रेट्स दे देना, इमोशंस दे देना, इंटेंशंस दे देना टू नॉन ह्यूमन एंटिटीज। जैसे मैं कहती हूँ ना, कार्टूनिंग जो है, कार्टूनिंग जो हम करते हैं चीज़ों की, एक्चुअली दैट इज ऑल्सो द एंथ्रोमॉर्फिज्म, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को गुड देने के लिए एक स्माइली फेस बना देती हैं, ठीक है, वो एंथ्रोमॉर्फिज्म है। In this case, the non-human entities are cows. अब यहाँ पे non-human entities क्या है, वो cows है। It may be considered an innate tendency of human psychology. और ये जो है human innate tendency है और human psychology। अच्छा, मुझे ये बताएं, what is the difference between anthropomorphism and the personification? क्या फर्क है एंथ्रोमॉर्फिज्म में और पर्सोनिफिकेशन में? पर्सोनिफिकेशन भी तो ह्यूमन ट्रेट्स ही दे देना होता है, एट्रीब्यूट कर देना ह्यूमन ट्रेट्स को, और एंथ्रोमॉर्फिज्म भी यही होता है। हाँ जी मिसबा? कार्टूनिक कैरेक्टर्स दे देना किसी भी जैसे सन या मून को, तो वो एंथ्रोमॉर्फिज्म होगा, और किसी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन ट्रेट्स देना वो पर्सोनिफाई करना होगा। अच्छा, पर्सोनिफिकेशन और एंथ्रोमॉर्फिज्म में ये फर्क है कि एंथ्रोमॉर्फिज्म में हम, जैसे उसने काउस को भी ह्यूमन ट्रेट्स दे दिए, ठीक है, और यानी कि एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स को भी ह्यूमन ट्रेट्स दे देना। जैसे आप देखें कि काउस जो हैं वो इंसानों की तरह बातें करना शुरू हो जाती हैं, इवन कार्टून्स के अंदर भी इसी तरह बहुत सारी एनिमेटेड मूवीज होती हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कि ये एंथ्रोमॉर्फिज्म जो है उसको यूज किया जाता है। पर्सोनिफिकेशन ये होता है कि इन एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स को पर्सोनिफाई किया जाता है, यानी कि इन एनिमेटेड, जो मून है वो इन एनिमेटेड ऑब्जेक्ट है, यानी कि वो चल नहीं सकता, लेकिन उसको जो है ट्रेड दे दिए जाते हैं। जबकि जो एंथ्रोमॉर्फिज्म होता है उसके अंदर जो है, चाहे वो ऑब्जेक्ट एनिमेटेड है या नहीं है, उसको जो है ह्यूमन ट्रेड्स दे दिए जाते हैं, इमोशंस और इंटेंशंस भी दी जाती हैं। और वहाँ पे जैसे मैंने कहा ना कि चांद जमीन पे उतर आया, इट मीन्स कि चांद को पर्सोनिफाई कर दिया गया, ठीक है, यानी कि वो जमीन पे उतर आया, उसको एनिमेटेड ऑब्जेक्ट के जो है एट्रीब्यूट्स जो हैं वो दे दिए गए। You cry suddenly, moon, moon, moon. As discussed above, moon is a symbol. It actually is father of child, such as Ted Hughes. Child utters the words moon, moon, moon. She is calling her father. It is also evident from this stanza that man-child has been placed against the elemental force of nature. ठीक है कि मैन जो है वो प्लेस किया गया है अगेंस्ट द एलिमेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, जो कि मून है। फिर स्टैंजा 3 के अंदर देखते हैं लास्ट लाइंस ऑफ पोएम, एक्सप्रेस व्यू ऑफ एन आर्टिस्ट। अब यहाँ पे जो है व्यू ऑफ एन आर्टिस्ट जो है उसको देखा जाता है। द मून हैज स्टेप बैक लाइक एन आर्टिस्ट गेजिंग अमेज्ड एट वर्क। Imagine a painter when he completes a painting, he takes a step back and observes his work minutely. Similarly, the moon, symbol of child's father, has stepped back and seeing his art symbolically freed up. अब क्या होता है जब वो when he completes a painting, जब भी एक आर्टिस्ट जो होता है वो अपने ही वर्क के ऊपर अमेज करता है। इमेजिन अ पेंटर, एक पेंटर क्या करता है,
जब भी वो अपनी पेंटिंग कंप्लीट करता है तो वो स्टेप बैक होता है और उसको अपने आर्ट को वो बहुत ऑब्जर्व मतलब कीनली ऑब्जर्व करता है, माइन्यूटली ऑब्जर्व करता है। सिमिलरली जो मून है जो कि सिंबल ऑफ चाइल्ड फादर है स्टेप बैक, वो भी पीछे हटता है और वो अपने आर्ट को यानी कि फ्रीडा को देखता है। Poem is full of symbols. It indicates the weakness of child, happiness of father, and security for child. It also demonstrates artistic qualities of Ted Hughes. He has masterly created sensuous images. Every image illustrated in contrast to other pictorial quality of Ted Hughes are wonderful. ये poem का style हो गया. Ted Hughes is the greatest fan of Geoffrey Chaucer. He knows how to make pen picture of natural objects. There is a clear depiction of nature. For fetch metaphors has also been used by poets. Theme of anticipation is also evident from this poem. Theme of relationship and love are also there, especially love between father and daughter, and relationship between artist and his art. It is rare to find such freedom of line accompanied by appropriateness and inevitability, so that it seems to have a form as a tight as a sonnet. It follows the technique of onomatopoeia. In short, themes, symbols, writing style, and perfect images make this poem favorite of Ted Hughes. ये तो बेटा आपका एक